गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकंड सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने भेजे हैं ऑनलाइन उसके विषय में चर्चा करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सैम्पल पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा ये कि जो ये चैनल है जिस पर ये वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस बने वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें, इनको बार बार कॉपी में करने की कोशिश करें और इसके बावजूद आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड के जो सिर के ऊपर हैं और अब हमें अपना एक टाइम टेबल बना करके कार्य करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको शुरू करवाता हूँ। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड LCM x एंड y। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर से है तो आपको बताया होगा कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM। ये एक तरीका है, मेथड है, ये आप नोट कर लें, इसको समझने की कोशिश कर लें कि ये फर्स्ट नंबर जैसे इसने x दिया है, y दिया है, ये सेकंड नंबर दोनों की मल्टीप्लाई 180 दे रखी है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लूँ तो मल्टीप्लाई 180 हो गया दोनों का, HCF दे रखा है 3 और निकालना क्या है LCM x एंड y। तो हम क्या करेंगे, इसको LCM को एक तरफ रख लेंगे और ये 3 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड आ जाएगा तो 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि LCM x एंड y इज़ 60। ये 1 से 16 तक जो क्वेश्चन है 1 मार्क के हैं और बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है, जो दे रखी है 180, HCF दोनों का दे रखा है 3, निकालना है LCM। अब इन चारों में से कोई 3 दे रखे हों तो चौथी वैल्यू को हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसका प्रयोग करते हुए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन और में आता है, ये भी इसी चैप्टर से है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट का और है ये कि एक वैल्यू, एक क्वेश्चन दे रखा है ये डिवाइडेड बाई 2 की 1 इंटू 5 की 3, 5 की पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 4। ये क्या कहता है इसमें कि बताइए आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। बहुत ही आसान है कि देखिए नीचे देखें, इसके जो डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 या दोनों होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाता है, किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम है नीचे, चाहे 2 पर हो चाहे 5 पर हो, तो उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो इसका आंसर हो गया इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने, 4 डेसिमल प्लेसेस। इसने जो पूछा था वो आंसर हमने दे दिया आफ्टर 4, लेकिन वो कहता है कि इसका डेसिमल में भी करके दिखाओ। तो इसको डेसिमल में हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है इसमें कि आप नीचे जैसे 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, तो यहाँ 4 है तो इसके ऊपर भी 2 के ऊपर भी पावर 4 करना है। तो ये 1 है तो कितना और चाहिए 3, तो 2 की पावर 3 और 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें ताकि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा
इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 8, और नीचे जब बेस इक्वल हो मल्टीप्लाइड हो तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2 3 और 1 4 पावर 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से। डिवाइडेड बाई, अब देखो इसमें क्या रूल है कि दोनों पर सेम पावर है तो बेस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, पावर इकट्ठी आ जाएगी। 5 2 जा 10, दोनों पर 4 पावर तो 4, तो अब 10 की पावर 4 का मतलब पीछे से 4 छोड़ करके हम डेसिमल लगा देंगे। यही ऊपर भी पूछा था कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, तो मैंने बताया था 4। अब देखो निकाल के भी दिखाया तो 4 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए। फर्स्ट क्वेश्चन का और पार्ट था ये। इसके बावजूद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस, मैं लिख रहा हूं यहां पर सेकंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या दे रखा है, 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए। अब देखिए मैं ये सेकंड चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस। अगर ये इक्वेशन होती तो ये जीरो की बजाय रूट हो जाता, एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूले होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि अगर पोलिनोमियल है तो जीरो बोलेंगे और अगर ये इक्वेशन है तो रूट हो जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं है, कोई फार्मूले अलग नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है। अब ये कहता सम ऑफ जीरोस, तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, ये होता है -b/a। दूसरा आपने ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक ही चीज़ है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अब ABC आपको पता ही है क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब यहाँ से आप नोट कर लें, x² के आगे a है, x के आगे b है और ये कांस्टेंट टर्म c है। इससे कंपेयर करेंगे, 9th में भी आपने इसके बारे में सीखा। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। सम ऑफ जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस 3 है तो वैल्यू ऑफ k, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन एज द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3। तो इसका मतलब हो गया -b/a इज इक्वल टू 3। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b, तो माइनस और b क्या है इसमें, -k, और a कितना है 3, ये a है, मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो, इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू ऑफ k विल बी 9। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है और बहुत आसान से भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसके अंदर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो पेयर लिख देंगे हमारा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 3x प्लस y प्लस इज इक्वल टू 6, एंड दूसरा इसने दे दिया इसमें 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8 डज नॉट हैव a solution।
ठीक है जी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, चैप्टर 3 से लिया गया क्वेश्चन है कि जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन ना हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो 1 बाय 1 करके मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर सबसे पहले इसने कहा है कि भाई कोई सॉल्यूशन ना हो, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या रूल होता है ये हमें याद रखने हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, मान लो यहाँ पर कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और तीसरी बात ये पूछ सकता है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उसके लिए आपके पास क्या रूल होगा, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, A1 अपॉन A2 अपॉन B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये तीनों के रूल आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन में इसने पूछा है डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पूछा है, या यूनिक सॉल्यूशन भी पूछ सकता था और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी पूछ सकता था। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लीनियर इक्वेशंस है वो लिखेंगे। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी है 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8। As the linear equations does not have a solution, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैंने वहाँ पर लिखा है, तो A1 क्या है 3 फर्स्ट इक्वेशन का A, B1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन का A, सेकंड इक्वेशन का A, A2, A1 फर्स्ट इक्वेशन का A, A2 सेकंड इक्वेशन का B1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, और B2 क्या है K। तीसरे को हम लेते नहीं हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको लेने की, केवल 2 को लेकर के हम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 रख दोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर नो सॉल्यूशन के अलावा यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी वो आपसे पूछ सकता था। तो ये तीनों ही रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये मैंने आज कुछ क्वेश्चन करवाए हैं आपको, 3 क्वेश्चंस। चलो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। उसमें क्या कहता है कि इफ 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, ठीक है जी, देन फॉर्म अ लीनियर इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो ये क्या कहता है 3 chairs, तो हम क्या मान लेंगे इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट मान लेंगे जो रुपीज़ x है, और फिर मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, उसको हम क्या मान लेंगे रुपीज़ y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या कहती है कि भाई 3 चेयर ले ली, तो एक चेयर x रुपए की है तो 3 चेयर 3x रुपए की, और एक टेबल ले लिया जो y रुपए का है, टोटल कितने रुपया दिया 1500। फिर कहता अगर वो 6 चेयर ले ले, एक चेयर x की तो 6 चेयर 6x की, और एक टेबल ले ले तो उसको 2400 रुपीज़ देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को इससे एक लीनियर इक्वेशंस बनाओ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस, 1 और 1 2। उसके बाद वो कह सकता है कि इसे हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और चेयर एंड टेबल की कॉस्ट निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है कि इसको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये -3x
माइनस 9, माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 300 मीन्स कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹300। उसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो 900 प्लस y इज इक्वल टू 1500, देन y इज इक्वल टू 1500 माइनस 900, देन 600, देन द कॉस्ट ऑफ वन टेबल ₹600। तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ चेयर ₹300 एंड कॉस्ट ऑफ टेबल ₹600। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, तो कल फिर इससे आगे करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इनको निकाल कर देखें। मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, बशर्ते हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, रटने की कोशिश करते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को आप रटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा और आप फेल हो जाएंगे, कंपार्टमेंट आ जाएगा। तो पेन कॉपी उठाइए और इनको कर के देखिए, निकाल के देखिए। नहीं आता है तो फिर से कोशिश कीजिए और या फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।